हेलो बच्चों, हाय। आज फिर से आप लोगों का क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने ये देखा था कि किस समीकरण का कितना हल है, ठीक है, और कितने के हल नहीं, ठीक है। किस तरह से हम ये पता करते हैं कि किसी समीकरण का हल हो सकता है और समीकरण का हल नहीं हो सकता। उससे पहले भी हमने बहुत कुछ आपको पढ़ाया है। पिछले एक क्लास और हुए थे, मतलब 2 क्लास अब तक हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने अगर उन्हें नहीं देखा है तो अतः इस क्लास को समझने से पहले आप उस क्लास को जरूर देख लें, या आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान के चलिए डायरेक्टली अगर कोई ये क्लास देखता है लेक्चर 3 तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि ये पता नहीं टीचर कहाँ से क्या लिख दिया, कैसे आ गया। तो ऐसे कंडीशन में आप कृपया करके हमारी जो पिछले वीडियोस हैं आप उन्हें देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियोस को समझें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास जो पुस्तक है, ठीक है, उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। आपके पास जो भी उपलब्ध पुस्तक हो, चाहे केसी सिन्हा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, या जो भी पुस्तक हो उपलब्ध, ठीक है, आप उससे हल करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी भी चल सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी तो कंपलसरी ही है 10th के लिए, तो आप उसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास चूंकि अभी केसी सिन्हा का बुक है तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। हम मेन कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चंस को बनाएं कैसे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पिछले दिनों से ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है कि यदि दो रैखिक समीकरण का युग्म 4x + 3y = 8 तथा 3x - 5y या फिर ठीक है -8 = 0 हो तो इसके हलों की प्रकृति बताएं। अर्थात ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सो द नेचर ऑफ या फाइंड द नेचर ऑफ द गिवन पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सॉरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। आपको केवल लीनियर इक्वेशन ही लिखा हुआ मिल सकता है आपके बुक्स में, लेकिन मैंने 2 वेरिएबल बता दिया क्योंकि चैप्टर हमारी वही चल रही है, ठीक है। अब 2 इक्वेशन क्या है, आपको ये नेचर फाइंड करने को बोलेगा। 4x + 3y = 8 एंड 3x - 5y - 8 = 0, ठीक है। जो भी हो, इंग्लिश हो या हिंदी मीडियम, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें एक ही होती हैं, ठीक है। बस लैंग्वेज का अंतर होता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहला इक्वेशन है 4x + 3y = 8 और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 3x - 5y - 8 = 0, ठीक है। जब हमने आपको रैखिक समीकरण का युग्म मैंने बताया था, तो हमने बताया था कि कोई भी समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, साथ ही दूसरा इक्वेशन होता है a2x + b2y + c2 = 0 होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका ये समीकरण a1x + b1y + c1 होना चाहिए था, जो कि है नहीं, तो इसको इस तरफ लाएंगे हम, तो आपका क्या बनेगा 4x
प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये तो पहले से ही इसी फॉर्म में है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये a1x है, तो a1 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 4, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -8। ठीक उसी प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो a2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, b2 इज इक्वल टू -5 एंड c2 इज इक्वल टू अगर आप देखें तो -8 है। इस लिहाज से अगर आप इस समीकरण को देखें तो मैंने पिछले दिनों समीकरणों की जांच करने को बताया था कि अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो तो आपने इसका केवल वन सॉल्यूशन बताया था, केवल एक हल बताए थे। कितने होंगे बुआ? एक हल होंगे, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन होंगे। और a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 था, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, मतलब मोर देन वन, मतलब अनंत हल थे। जबकि एक और समीकरण था a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। अगर ऐसा समीकरण आता है तो उसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, मतलब नो एनी सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके बारे में मैंने ग्राफ के बारे में बताया था, इसके सॉल्यूशंस बताए थे, तो सारी चीजें आप वहां से देख लेंगे, ये जरूरी है। अब यहां से जांच करते हैं। पहले a1 by a2 कितना है? 4 by 3, यहां से 4, यहां से 3। सेकंड b1 by b2, ठीक है, यहां से 3 है, यहां से -5। तो सबसे पहले चेक करें क्या ये a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 है क्या? अगर है तो ठीक है, लेकिन दिख तो नहीं रहा बराबर है। जब ऐसा है तो आप देख रहे हो कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। जब ऐसा कंडीशन फॉलो कर रहा है तो कौन से कंडीशन है? पहले वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है इसका नेचर कैसा है सॉल्यूशन का? तो पहली बात तो इस इक्वेशन का, ठीक है, गिवन इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो जो दिए गए सॉल्यूशंस, जो दिए गए इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा? आपका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अर्थात अद्वितीय हल होगा, बोला जाए तो एक हल होगा। ठीक है, अगर मैं इसके ग्राफ के नेचर के बारे में बात करूं कि ग्राफ सर कैसा होगा, तो ग्राफ इसका इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ग्राफ इसका क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, मतलब दो एक दूसरे को काटेगा, अर्थात प्रतिच्छेदी होगा। ये हमने ऑलरेडी बताया है, ठीक है। उसके बाद ये भी था कि सर संगत है कि असंगत है, संगत है या असंगत है। तो सर हमने बताया था पिछले दिनों, जिसका सॉल्यूशन हो जाता है उसे हम लोग संगत कहते हैं। जिसका सॉल्यूशन हो जाता है वो क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। तो ये तो थी पिछले दिनों की थोड़ी सी रिवीजन और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इसी पे बेस्ड, तो हम उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, x plus 3y is equal to 7, a plus b x plus 2a minus by is equal to 3 into a plus b plus 1, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। और इसके कह रहा है कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, अनंत हल है, ठीक है। इन समीकरणों के
समीकरणों के अनंत हल। कितने हैं? अनंत हल हैं। तो ए और बी का मान ज्ञात करें। ए और बी का मान ज्ञात करें, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, मतलब if they have infinite solution then find the value of a and b। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है ए और बी के वैल्यूज। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो दिया गया समीकरण है उसके कैसे सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनंत हल है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। आपको दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण जो है मतलब गिवन इक्वेशन। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है आपका वो आपको लिखा गया है। कितना है तो ध्यान दीजिए, 2x + 3y = 7। इसका मतलब बराबर की इस तरफ इसको लाना है। ये ऑलरेडी हमने बता रखा है, अभी यहाँ पे बताए थे ना, तो आप पीछे देख लीजिए थोड़ा सा। 7 = 0। ठीक है, एंड हमारे पास दूसरा जो समीकरण है, जैसा कि आप देख रहे हो, a + b × x + 2a - b × y = 3a + b - 1। ये दिया गया। इसको भी बराबर की इस तरफ उठा के ले आते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? a + b × x + 2a - b × y - 3a + b - 1 = 0। ठीक है, ये हमारे पास दिए गए समीकरण है। ठीक है, अगर हम इन समीकरण के हल की बात करें तो इसका क्या कर रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा है हुआ? ठीक है, सॉल्यूशन कैसा है? इनफाइनाइट। सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, अनंत हल है। कितने हैं? अनंत हल है। इसका मतलब है, अनंत हल होने का मतलब है कि सर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो a1 = 2 आ रहा है, b1 = 3 आ रहा है और c1 = -7 आ रहा है। और यहां से देखेंगे तो a2 = आ रहा है a + b, b2 = आ रहा है 2a + b एंड c2 = आ रहा है -3a + b - 1। अब चूंकि अनंत हल है तो हम इन दोनों का वैल्यू कहां पुट करेंगे? यहां पर। तो चलिए, a1 का वैल्यू कितना है? 2/a2 का वैल्यू a + b। b1 का वैल्यू हमारे पास कितना है? 3/2a + b, b2 का वैल्यू। c1 का वैल्यू हमारे पास कितना है? -7/c2 का वैल्यू 3 × a + b - 1। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिए, माइनस से माइनस कट गया आपका। अब क्या करते हैं कि एक बार हम इस वाले सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं, अगली बार इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस समीकरण को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 × a + b = 3 × 2a + b। अब गौर से देखिए, ऐसा होता है तो आपने समीकरण पढ़ा है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसको इससे गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4a + b 2b = देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे तोड़ के भी कर सकते हैं। 2a + b × 3a + b। देखिए, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास वो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ, जिनको नहीं आता, वो जो अचानक कभी न कभी किसी कारणों से नहीं पढ़ पाए और अचानक यहाँ पे पहुंच गए, अतः उन्हें भी सही समझ में आए। तो जिनको आता है वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए भी तो बेसिकली तौर पे बता रहा हूँ। तो 3a + 3b, ये इससे गुणा होगा, 2 दूनी 4a 2b 3a 3b। अब ध्यान दीजिए, a को a की तरफ लाएंगे और b को b की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? गौर से देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस समीकरण को अब हम यहाँ से यहाँ बनाने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज को आप समझिएगा।
तो यहाँ से 3a को इस तरफ ला रहे हैं, 2b को उस तरफ ले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है 4a माइनस 3a 3b माइनस b। इससे आपको क्या पता चल रहा है, 4 में से 3 को a घट गया तो बच गया a, और यहाँ पे क्या बच गया, सॉरी यहाँ पे 2b था तो यहाँ पे क्या बच गया b। इसका मतलब है a और b क्या है, बराबर है आपस में, a और b क्या है, बराबर है। अब दूसरा इक्वेशन हमें क्या करा है, ठीक है, दूसरा में ठीक है 3 बाई 2a प्लस b इज इक्वल टू 7 बाई 3 इंटू a प्लस b माइनस 1। अब चूंकि हम लोग पहले ये देख चुके हैं कि a बराबर b है, a बराबर क्या है, b है, तो क्या हम लोग b की जगह a रख सकते हैं, 3 इंटू a प्लस a माइनस 1, जहां जहां b है वहां वहां हमने क्या कर दिया, a कर दिया। अगर आप इसको इक्वेशन 1 मानो तो आप कह सकते हो कि समीकरण 1 से हमने ये पार्ट को लिया है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 3 बाई 2 को a है और एक a है, तो मिलके क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 7 बाई 3 इंटू 2a माइनस 1। आप देखो कि 3 से 3 कट गया 1 टाइम्स में, अभी इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए 3 इंटू 1 3 2a माइनस 1 इज इक्वल टू, और 7a से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 7a। अब मल्टीप्लाई करो इसको इससे, 3 दूनी 6a माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 6a को उस तरफ ले जाते हैं वो, तो माइनस 3 इज इक्वल टू 7a, पॉजिटिव है तो उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव a बनेगा। 7 में से 6a घट गया तो a के बचा माइनस 3, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस 3 आया, हेंस हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हिंदी में लिखना चाहिए लिख सकते हैं समीकरण 1 से, क्या है a इक्वल टू b। अब a इक्वल टू b है और a का वैल्यू हमारे पास कितना है माइनस 3, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सबको ये चीजें समझ में आ रही है, जिसको नहीं समझ में आ रही है वो क्या करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे ताकि उनको समझने में आसानी हो। हेलो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इक्वेशन लिखते समय थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है, थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पे 2a प्लस b है और यहाँ पर भी 2a प्लस b, ठीक है, इसे ध्यान देंगे, हड़बड़ी में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया। आपका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, एंड दूसरा इक्वेशन है a प्लस b इंटू x प्लस 2a प्लस b y, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू a प्लस b माइनस 1, ठीक है। चूंकि इसका अनंत हल दिया हुआ था तो अनंत हल को हम लोग a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हम लोग लिखते हैं। अब देखो इस इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, a1 b1 एंड c1, ठीक है। अगर आप लोग इसी को यहाँ पे रखो, अब आप लोग क्या देख रहे हो, a2 इक्वल टू a प्लस b आ गया, b2 इक्वल टू क्या आ गया 2a प्लस b, 2a प्लस b, और ये बराबर की तरफ से इस तरफ उठ के आ गया तो माइनस 3 इंटू a प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये a2 बन गया, b2 बन गया और ये c2 बन गया। अब यहाँ पे उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लिए इसके सामने, a1 की जगह a1 का वैल्यू, a2 की जगह a2 का वैल्यू, b1 की जगह b1 का, b2 की जगह b2 का वैल्यू, इस तरह से पुट कर लिए। अब आप देख रहे हो कि पहले तो हम इन दोनों इक्वेशन में चलेंगे, इसको आप मान के चलो ये नहीं है तो आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर लोगे, फिर जब इन दोनों का सॉल्यूशन आएगा वो आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपका a और b का वैल्यू इजीली आ जाएगा, जैसा कि अभी आप लोगों ने समझा कि पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है, ये किस तरह से बना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया। चलिए हम लोग तो देखिए हमने एक इक्वेशन लिखा है ax प्लस 3y इज इक्वल टू a माइनस 2, ठीक है। हमने एक समीकरण लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखा हुआ है ax प्लस 3y इज इक्वल टू a माइनस 2, और दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस ay इज इक्वल टू a। ये अगर आप लोग केसीसी नागा बुक देख रहे हो तो 22 का
क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, 3.1 के 22 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर में, लेकिन चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, हम बस कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी चाहे बुक से बनाइए, इस तरह के क्वेश्चन होगा तो आपके आसानी से बन जाएंगे, या किसी भी तरह के क्वेश्चन होंगे अगर सॉल्यूशन से पूछ रहा है तो आपको इजीली बनेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब, ठीक है, कोई हल नहीं है, तो इसके लिए क्या कंडीशन है भाई, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब हमारे पास दिया गया इक्वेशन क्या है, अगर आप देखोगे तो गिवन इक्वेशन जो है आपका, ठीक है, जो दिया गया इक्वेशन है, जैसा कि आप समझ रहे हो, क्या है, ax प्लस 3y इज इक्वल टू a माइनस 2 एंड 12x प्लस ay इज इक्वल टू a। इसका मतलब है कि a1 इज इक्वल टू a हो गया, b2 इज इक्वल टू 3 हो गया, c2 इज इक्वल टू a माइनस 2 हो गया। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो a2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, b2 इज इक्वल टू a हो जाएगा और c2 इज इक्वल टू a हो गया। अब आप उन वैल्यू को यहां पे रख दीजिए, तो अब क्या देखेंगे, a1 की जगह हमारे पास a है, a2 की जगह 12 है, इज इक्वल टू b1 की जगह 3 है, b2 की जगह पर a है, और नॉट इक्वल टू c1 की जगह पर क्या है, a माइनस 2 और a2 की जगह 1। अभी भी वही सिस्टम चलेगा, आपको क्या करना है, एक बार इन दोनों में लेके चलना है, जो सॉल्यूशन आएगा वो आंसर है। दूसरी बार आप चाहे तो इन दोनों में लेके चल सकते हैं, जो सॉल्यूशन आया वो आंसर है। तो चलिए हम पहले इसमें चलते हैं, a by 12 इज इक्वल टू 3 by a। आप देख रहे हो a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 3 36। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, स्क्वायर हटाओगे इस तरफ रूट अंडर 36। ठीक है, जब 36 आया आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे, क्या रखोगे, तो रूट के अंदर से जब भी कोई वैल्यू निकलता है, ठीक है, इस बात को ध्यान दे लीजिए, रूट के अंदर से जब भी कोई वैल्यू निकलता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आएगा। इसका मतलब है कि a का वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट ही आएगा। दूसरा, अगर सर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या अभी भी 6 आएगा, तो जी नहीं सर, देखते हैं क्या आएगा, a माइनस 2 बाई a, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। अब आप इसको उस तरफ ले जाइए या उसको इस तरफ लाइए, तो 3a प्लस 2a नॉट इक्वल टू a स्क्वायर, कितना हो गया, 5a नॉट इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से एक कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, a नॉट इक्वल टू 5। मतलब a का वैल्यू 5 नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप 5 रख देंगे तो इसका वैल्यू कोई ना कोई शायद सॉल्यूशन दे दे, कोई ना कोई सॉल्यूशन दे देगा। मतलब a बराबर 5 नहीं रखा होना चाहिए, अगर 5 रखोगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब है कि 5 a की जगह कभी नहीं आएगा, a की जगह क्या आएगा, प्लस माइनस 6 आएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 6 आएगा, जबकि a नॉट इक्वल टू 5 हो सकता है। मतलब 5 के अलग आप जो भी वैल्यू रखो, और यहाँ पे 6 के, मतलब आप -6 से लेकर के, ठीक है, अब जो भी जहां तक रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन 5 आप नहीं रखोगे, इस बात को ध्यान दीजिए। क्या सर दोनों आंसर रहते, हाँ जी, दोनों आंसर सही है। a इक्वल टू आपको प्लस माइनस 6 हो सकता है और नॉट इक्वल टू 5 हो सकता है, दोनों आंसर है। अब आपके बुक में जो भी आंसर दिया गया हो आप उस अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सारे लोग नोट कर लें इस चीज को, अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। यह आपका कॉन्सेप्ट था कि सॉल्यूशन अगर मान के चलिए होता है, एक हल होता है, अनंत हल होता है, कोई हल नहीं होता है, तब उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं, तो आप उसको निकाल सकते हैं।
तो आप चाहे जैसा भी हो आप निकाल सकते हैं, जो भी इक्वेशन हो, ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। इस चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे अभी कंटिन्यूअसली। तो जो भी हो, ठीक है, अगर इस हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और खासकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट्स आपको मिलता रहे, ठीक है। और किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या आ रही है इस चीज को समझने में, तो मैं कहूंगा कि आप वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखें, आपका सॉल्यूशन जरूर होगा, ठीक है, आपको हल जरूर समझ में आ जाएगा। हमने लगभग बेसिकली तौर पे बेसिक से हमने उठाया इसको, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जो भी हो, आप पढ़ लेने के बाद जरूर बनाइएगा, क्योंकि बिन बनाए कोई फायदा नहीं है। आपको अपना बुक सॉल्यूशन करना चाहिए, जो भी आपके पास बुक उपलब्ध हो, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। और साथ ही कोई अगर समस्या है किसी प्रश्न में तो आप कमेंट करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि सारे बच्चे पढ़ते रहेंगे और कल सॉल्यूशन करके ही आएंगे, ठीक है। धन्यवाद, गुड बाय।